बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। संडे टेस्ट सेकंड हमारे चैप्टर्स हैं वर्क, एनर्जी, मोमेंटम और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। पहला क्वेश्चन है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंज। फोर्स एक वेक्टर है, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और मोमेंटम बीइंग, क्योंकि तीनों वेक्टर हैं तो इन तीनों की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आप ऑप्शन डी को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कांस्टेंट मास इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1:4 देन रेशियो ऑफ मोमेंटा इज। आप लोगों को ये जनरल फार्मूला इसके लिए याद होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो आप इसे शिफ्ट करें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, ई की जगह ऐसे सिंपली के ई की जगह सिंपली ई लिख दें। सो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me। अब अगर आप देखें तो 2m कांस्टेंट है, तो p इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ई लिख दें। अब यहां पे बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी की रेशो 1:4 है, तो मोमेंटा की रेशो क्या होगी। सो वी कैन राइट p1 बाई p2 इज इक्वल टू के E1 डिवाइडेड बाय E2, जिसमें ये K और K कैंसिल हो जाएंगे, तो वी कैन सी द रेशियो ऑफ मोमेंटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि 1:4 है, जिससे रिजल्ट 1/2 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। कंजर्वेटिव फोर्सेस के खिलाफ वर्क डन करते हैं तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनेगा। और अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के खिलाफ वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, m की जगह आप 2 ले लें और v स्क्वायर एज इट इज रहने दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकली बराबर है, डायमेंशनली बराबर नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क फोर्स कैन बी कांस्टेंट, कैन बी वेरिएबल। इसमें प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क में फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकती हैं। सो ऑप्शन सी इज द बेस्ट चॉइस। मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब नई काइनेटिक एनर्जी E प्राइम इज इक्वल टू हाफ m प्राइम v प्राइम स्क्वायर। सो E प्राइम इज इक्वल टू हाफ m प्राइम, क्योंकि मास डबल हुआ है, सो वी राइट 2m v प्राइम, जो कि v बाई 2 के बराबर है, होल स्क्वायर। सो वी गेट E प्राइम इज इक्वल टू हाफ इंटू 2m v स्क्वायर बाई 4। इसमें ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा एंड यू गेट E प्राइम इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वाला 2 मैंने अलग से लिख दिया और ये हाफ mv स्क्वायर मैंने वहां पे भिजवा दिया, क्योंकि ये हाफ mv स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है E को। सो E प्राइम इज इक्वल टू E बाई 2, सो इट्स हाफ। ऑप्शन सी। What is the work done by Naeem if he carries a mass of 10 kg with 2 meter per second? अच्छा, कुछ बच्चों ने जो है इसमें 10 जूल कर देना है, ठीक है, चूंकि गलत हो जाएगा। उसकी गलत होने की वजह क्या है कि यहाँ पे देखें स्पीड कांस्टेंट है, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो वर्क डन इज 0। सो इट्स ऑप्शन डी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक का जिक्र है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लिहाजा वर्क डन 0 है। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वी स्क्वायर। अच्छा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान तो ये पैराबोलिक शेप में होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर के दरमियान तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपने गलती की हो सकता है कि आपने गलती की हो, तो ये ग्राफ जो है आपके पास ऑप्शन ए में स्ट्रेट लाइन होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 44% देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक सिखाई थी कि वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आए, तो
तो इधर काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, तो अगर ये 10% है तो द सोल्यूशन इज कि ये 10 + 10 + 1 मल्टीप्लाई विद 1 होगा विच इज इक्वल टू 21%। अगर ये 20 है तो इट इज 20 + 20 प्लस पहला डिजिट 2 मल्टीप्लाई विद 2 विच इज इक्वल टू 44%। तो अब ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज है तो फिर वेलोसिटी में 20% इंक्रीज होगा। 10 kilowatt motor pulls a load to a height of 10 meter with constant speed of 5 meter per second. The force required is। अच्छा देखें, पावर, फोर्स और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है? P is equal to F dot V. So F is equal to P by V. P की वैल्यू आपके पास है 10 किलोवाट अपॉन V की वैल्यू है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 into 2 इट इज 2 किलो क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में यूनिट कट जाएंगे, 2 किलो न्यूटन आएगा विच इज 2000 न्यूटन्स। सो 2000 न्यूटन इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड इज। अब यहाँ पे देखें, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो कैलकुलेटेड, हमेशा F डॉट S यूज करके आप यूज टू हो जाते हैं, हमेशा लगता है आपको वर्क डन जो है वो F डॉट S से ही कैलकुलेट होगा, लेकिन ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है, यहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र है। सो इट इज हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो इट इज हाफ m की वैल्यू आपके पास जो है इट इज 1, vf स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर माइनस इट्स 2 स्क्वायर, so it is half of 4 square 16 minus 4 which is equal to 12 by 2 which is equal to 6। तो 6 जूल आपके पास वर्क डन है which is option D। A force of 1000 Newton is required to keep a velocity of vehicle at 5 meter per second. The power required to sustain the motion. Power is equal to the dot product of force and velocity. Force is 1000 Newton and velocity is 5 meter per second, so the power is 5 kilowatt, which is option D. Then you have 1 kg, 2 kg and 3 kg masses are moving with same kinetic energy. Then which mass has greater velocity? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी का रिलेशनशिप है, तो पहले आप तो इसको लिख लें, E is equal to half mv square। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। अगर ये कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी तो फिर मास में और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। यही पूछा गया विच ऑफ द मास हैज ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, तो इट्स 1 kg मास विच हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। A body of mass 10 kg is lifted to 10 meter height. The work done by the gravity is। अब क्योंकि ये हाइट पे ले जाया गया तो work done is equal to change in potential energy which is equal to mgh। So m is 10, g की वैल्यू को भी आप 10 कंसीडर कर लें और हाइट भी 10 है तो it is 1000 joules। तो ये हमारा वर्क डन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ग्रेविटी का वर्क डन। यहाँ पे ट्रिक स्लाइटली यही थी कि जो बच्चे जल्दी में वर्क डन निकालेंगे 1000 जूल देखेंगे they will go for 1000 जूल, लेकिन उससे पूछा क्या गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा जब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। आप ऊपर ले जा रहे हैं, आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करिए क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, सो इसमें -1000 जूल आएगा। A body does 60 joule work in 10 seconds and another does 60 joule in 20 seconds. The ratio of the work, अब देखो पावर टाइम डिपेंडेंट है, वर्क टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई बॉडी 60 जूल वर्क करती है 10 सेकेंड में तो उसकी पावर ज्यादा है। अगर कोई बॉडी 60 जूल वर्क डन करती है 20 सेकेंड में तो उसकी पावर कम है, लेकिन दोनों के वर्क 60 जूल है तो वर्क की रेशो मांगी है 60:60 is 1:1। If 100 watt bulb glows for 10 seconds, then energy consumption is, power is equal to energy delivered per unit time, so energy is equal to product of power and time. The power is 100 watt and the time is 10 seconds, so you get 1000 joule या 1 kilojoule, so the option is option C which is 1 kilojoule. When electron accelerates in a circular path, अब ये circular path देखते ही
आप सबने आंसर दे दिया होगा 0, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वर्क डन नहीं होता। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो 0 है तो वर्क डन 0 है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो वर्क पॉजिटिव है। अगर काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो वर्क डन नेगेटिव है। सो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड, यानी उसकी स्पीड बढ़ी है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। तो दिस वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हिच इज ऑप्शन सी। रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स टू यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ फोर्स और यूनिट ऑफ मोमेंटम की रेशियो। तो आप ऐसे लिख लें, फोर्स बाय मोमेंटम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला सेकेंड ऊपर जाके पॉजिटिव, ये वाला नीचे आके पॉजिटिव, तो ये सेकेंड बाय सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 1 बाय सेकेंड इज हर्ट्ज व्हिच इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इट्स ऑप्शन डी। वर्क डन इज नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि थीटा अगर लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो सारी रेंज में वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो तो सारी रेंज में इसमें वर्क डन 0 होगा। और अगर थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 हो बट ग्रेटर देन 90 हो तो फिर ये वर्क डन नेगेटिव होगा। तो 95 डिग्री के एंगल के लिए ऑप्शन सी वर्क डन नेगेटिव है। For a constant momentum, the shape of graph between kinetic energy and mass. Kinetic energy और mass का relationship through momentum is this. E is equal to p square by 2m. क्योंकि ये inversely related है तो इनके ग्राफ की शेप जो है वो ऑप्शन सी हाइपरबोला। When thrown with a velocity of 30 meter per second, the object reaches a height n. 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। लॉजिकली भी सोचें, पहले सेकेंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद जो है 0 हो जाएगी, तो ये 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली? बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। सो डेल्टा t को आप ऊपर शिफ्ट कर लें, डेल्टा v इज vf माइनस vi डिवाइडेड बाय g। ये a मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, g के बराबर है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 30 है और g की वैल्यू -10 कंसीडर कर लें। सो इट इज -30 डिवाइडेड बाय -10 व्हिच इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो ऑप्शन सी था इसमें। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इफ 4 रिवॉल्यूशंस आर कवर्ड इन 4 सेकंड? तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है इट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब 4 रेवोल्यूशंस कवर हुए हैं 4 सेकंड में, तो इट इज 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। चेक करें, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इसमें है ही नहीं, आंसर में रेडियन पर सेकंड है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अब भी चेक करें, इसमें 2 पाई रेडियन आपको डायरेक्टली नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये 6.28 क्योंकि 2 इंटू 3.14 रेडियन पर सेकंड बनेगा, और 2 इंटू 14 इज 28. 2 इंटू 3 इज 6, तो इट इज 6.28 रेडियन पर सेकंड। A wheel of diameter 1 meter completes 2 revolutions. The linear displacement covered is linear displacement s is equal to r theta. S is equal to r क्योंकि diameter 1 मीटर है, तो radius is equal to d by 2. थीटा आपको दिया हुआ है 2 revolutions, तो इसमें 2 रेवोल्यूशन लिख दें। फिलहाल ये 2 और 2 कैंसिल कर दें, और यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई विद रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। वैसे यहाँ से d का यूनिट जो है वो बाहर आ जाएगा, रेडियन को हम इग्नोर कर देंगे, और इससे रिजल्ट आएगा 2 इंटू पाई जो अभी हमने देखा 3.14 इज इक्वल टू 6.28 मीटर्स। ये आपके पास रिजल्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड आफ्टर 1 सेकंड। अच्छा, जो सेकंड हैंड है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 60 सेकंड में। एक रेवोल्यूशन का मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्हें मांगी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री कंप्लीट करता है 60 सेकंड में, जिसका मतलब कि 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 60
इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये दोनों कैंसिल होंगे आपके पास और ये आ जाएगा 6 इंटू 6। तो 1 सेकेंड में से 6 डिग्रीज कंप्लीट कर लेने, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड आफ्टर 1 आवर। अब आवर हैंड देखेंगे, आवर हैंड अगर यहाँ पे है तो 3 घंटे में वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट से 3 बज गए, तो इसने 3 घंटे में 90 का एंगल बनाया। अगर ये 3 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो फिर हर 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करें तो 1 आवर का एंगल आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। सो इट इज ऑप्शन बी। A body is in anti-clockwise motion if it is slowed down. बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, चलें जी, ये बॉडी है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। अगर हम इसको स्लो डाउन कर दें, ठीक है, फिर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज पैरेलल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखें राइट हैंड रूल के मुताबिक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी अपवर्ड आ रही है और एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड ही आ रही है। तो ये दोनों याद रखें कि ये हमेशा पैरेलल रहते हैं, दे आर ऑलवेज पैरेलल। ये कभी भी परपेंडिकुलर या एंटी पैरेलल नहीं हो सकते, जीरो के एंगल पे ही रहेंगे। लिहाजा मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स ऑप्शन ए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज डैश टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशनशिप होगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड होगी, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बन सकता। द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 3:30 PM? 3:30 हो गए क्लॉक पे। तो मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल होगा देख लेते हैं। तो ये क्लॉक आपके लिए ड्रॉ करूं यहाँ पे। दिस इज 12 o'clock, this is 3 o'clock, this is 6 o'clock and this is 9 o'clock. अब टाइम हुआ है 3:30, which means कि आवर हैंड की नीडल यहाँ पर है और मिनट हैंड की नीडल यहाँ पर है। तो आवर हैंड और मिनट हैंड में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इट्स ऑप्शन सी। What is the angular velocity of a body if time period of revolution is 6.28 second? Time period of revolution. Angular velocity मांगी है। Angular velocity is equal to delta theta by delta t. अब एक revolution complete करने के लिए जो time चाहिए, that is called as time period. तो one revolution in one time period, one revolution का मतलब 2 pi radian angle बनेगा in how much second? 6.28. 6.28। अब 2 पाई की वैल्यू भी मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन की 6.28 है, तो उसका मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड आनी चाहिए, विच इज ऑप्शन बी। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, अल्फा इज यूनिफॉर्म। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ टॉर्क। अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, टॉर्क वेरिएबल तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल, अगर टॉर्क यूनिफॉर्म तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन कि इन the effect of the unbalanced torque is to produce angular acceleration which is in the direction of applied torque. तो ये torque uniform है। A body is moving at 3 radian per second in a circle of diameter 2 meter. Linear velocity, अच्छा linear velocity v is equal to r omega। तो हमारे पास r is equal to d by 2 ओमेगा। सो v is equal to d की वैल्यू है हमारे पास, डायमीटर इज 2 मीटर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 3, सो इट इज 2 by 2 into 3, इट इज 3 मीटर पर सेकंड। सो इट्स ऑप्शन बी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अच्छा अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक ईयर में। तो आप देखते ही समझ जाएं कि ये ऑप्शन ए है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर भी है, तो इट इज ऑल्सो 2 पाई रेडियन पर ईयर। और अगर किसी एमसीक्यू में 2 ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स ऑप्शन डी। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एट 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज। ओके, ये मांग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल AT इज इक्वल टू आर अल्फा। So AT is equal to R की वैल्यू रेडियस इज 1 मीटर
एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो ए की वैल्यू पे आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी, यानी रेडियस अगर 1 हो तो फिर ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, फिर देखें आप, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोइंग 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकंड इज, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ आपको फाइंड करने को, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई इज 0, वो हमने मेंशन किया, प्लस अल्फा इज 2 और टाइम इज आल्सो 2। द रिजल्ट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, सो इट्स ऑप्शन डी। देन वी हैव a body moving with 10 radian per second accelerates to 20 radian per second after 10 revolution. Angular acceleration is, तो देखें initial angular velocity, final angular velocity और time भी given है। तो angular acceleration first equation of motion से definition लगा दें, omega f minus omega I divided by t. Omega f is 20, omega I is 10 and time is, अच्छा इसमें तो हमें टाइम गिवन नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो इट इज 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 into 2 रेवोल्यूशन। इसका बड़ा ख्याल रखना है कि ये रेवोल्यूशंस में जब आए तो उसको रेडियन में लेके जाना होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4 multiply with 2 pi. So it is 300 divided by 4 into 2 into 3.14. अच्छा 300 को 2 पे डिवाइड करें तो 150 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 150 बच गया। 150 को अगर आप 2 पे दोबारा डिवाइड करें 75 को 2 पे दोबारा डिवाइड करें 37 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो 37 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 3.14, तो इसमें 10 का कोई ऑप्शन नहीं है, सो इसमें नन ऑफ दीज आएगा, विच इज ऑप्शन डी। 2 into 2 4। अच्छा यहाँ पे गलती में मुझसे हुई है, मैंने एडिशनल 2 लगा दिया, ठीक है, ये वाला 2 था नहीं, ये 2 और 2 मिलके 4 बना देंगे, और नहीं ठीक है, ये मैंने रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई लगा दिया है, और ये एनीवेज फिर 8 पाई भी बन ही जाए तो भी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आना। स्टिल आप लोग फिर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको फार्मूला दे दिया है। अच्छा, what is angular displacement for a body starting from rest in third second if angular acceleration is 10 radian per second square? अच्छा, इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी nth सेकेंड आ जाए तो थीटा n is equal to 2n minus 1 alpha by 2. From the equation, if you remember, the distance covered in nth second of the journey is 2n minus 1 a by 2. तो theta n is equal to 2 into 3 minus 1 and alpha is 10, so 10 by 2 is 5. 2 into 3 6, 6 minus 1 5, 5 into 5 is 25 रेडियंस आपके पास जो है आंसर आएगा। सो इसको चेक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए आंसर भी रेडियंस में होना चाहिए। एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। Okay, this is the last question. Thank you very much for today.